नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सेनाएं 31 अगस्त के बाद भी रोक सकती हैं। हालांकि बाइडेन ने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि 31 अगस्त की समय सीमा आगे नहीं बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इस बारे में चर्चा चल रही है। बाइडेन के इस बयान के बाद तालिबान ने अमेरिका को चेताया है कि वह जल्द से जल्द अपनी सेनाओं को वापस बुला ले और अगर इसमें देरी हुई तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। तालिबान ने कहा कि उसने एक बार फिर से उन तीनों जिलों को हासिल कर लिया है जो पिछले हफ्ते स्थानीय लड़ाकों ने कब्जा लिए थे। तालिबान ने कहा है कि अब दुश्मन केवल पंजशीर घाटी तक ही सीमित हो गया है। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि उसने पंजशीर घाटी की घेरेबंदी कर दी है। अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे हालात के बीच भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। 26 अगस्त को सुबह 11 बजे ये बैठक बुलाई गई है। बता दें, तालिबान को मान्यता देने या ना देने को लेकर भारत सरकार अभी तक फंसी हुई है। उसने अभी तक तालिबान को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया है, जबकि चीन, पाकिस्तान जैसे देश तालिबान के समर्थन में उतर आए हैं। ऐसे में भारत के लिए चुनौती बढ़ गई है। किसान लगभग 9 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से आंदोलन द्वारा सड़कों को जाम किए जाने को लेकर टिप्पणी आई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र को कहा कि वो किसान आंदोलन के कारण सड़क मार्ग से यातायात बंद होने की समस्या का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को एक निर्धारित स्थान पर विरोध करने का हक है, लेकिन वे ट्रैफिक के आवागमन को बंद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस समस्या का हल केंद्र और राज्य सरकार के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट एक महिला की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के वकील ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में जोरदार बहस की। खालिद के वकील ने अदालत को बताया कि मीडिया के द्वारा उनके भाषण का एडिटेड वीडियो चलाया गया, जिसे बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट किया था और इस आधार पर ही यूएपीए का मुकदमा कायम कर दिया था। इस मामले में अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। वरिष्ठ वकील त्रिदीप पायस ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों को लेकर 715 एफआईआर दर्ज की थी और इनमें से एक भी एफआईआर में उमर खालिद का नाम नहीं। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि जिस एफआईआर में यूएपीए को जोड़ा गया है वह बेवजह है और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को चुनकर निशाना बनाने के लिए ऐसा किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने भीमा कोरेगांव मामले में एल्गार परिषद के 15 लोगों के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल कर दिया है, लेकिन उन पर प्रधानमंत्री की हत्या करने की साजिश रचने का आरोप नहीं लगाया गया है। उन पर राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने समेत कुल 16 अभियोग लगाए गए हैं। इससे ये सवाल उठना लाजमी है कि एनआईए ने पूरा मामला ही प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने के इर्द गिर्द बुना था और वही अभियोग नहीं लगाया गया है। तो क्या एनआईए ने ये झूठा मामला गढ़ा था और इससे जुड़ा कोई साक्ष्य नहीं होने के कारण उसने इसे चार्जशीट में शामिल नहीं किया? जिस समय ये मामला उठा था उसी समय एनआईए की इस थ्योरी पर सवाल उठे थे और उसके तर्कों का मजाक उड़ाया गया था, लेकिन एनआईए अपनी बात पर अड़ा हुआ था। पंजाब कांग्रेस को लेकर पार्टी हाईकमान के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली और प्यारेलाल गर्ग के विवादित बयानों ने पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसे लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी से लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। पंजाब से ही आने वाले मनीष तिवारी ने कहा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत को इस बारे में चिंतन करना चाहिए कि ऐसे लोग जो जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं और पाकिस्तान की ओर झुकाव रखते हैं, क्या उन्हें पंजाब कांग्रेस का हिस्सा होना चाहिए? तिवारी ने कहा कि ये उन सभी लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जिन्होंने देश के लिए अपना खून बहाया है। बता दें, माली ने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि कश्मीर कश्मीरियों का देश है। 1947 में अंग्रेजों के भारत छोड़ते वक्त किए गए समझौते के अनुसार और यूएनए के फैसले के खिलाफ कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया और इस पर भारत और पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। कोरोना की दूसरी लहर से पहले जिस तरह की चेतावनी विशेषज्ञों ने दी थी, अब वैसी ही चेतावनी संभावित तीसरी लहर से पहले दी गई है। इलाज की अपर्याप्त व्यवस्था होने की वजह से पहली लहर में तबाही मची थी। अब विशेषज्ञों ने इस लहर से पहले भी भयावह स्तर की ही अपर्याप्त व्यवस्था को लेकर चेताया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर गठित समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि डॉक्टर, कर्मचारी, वेंटिलेटर, एम्बुलेंस, उपकरण आदि की बाल चिकित्सा सुविधाएं कहीं भी बच्चों की बड़ी संख्या की जरूरत के अनुसार आसपास भी नहीं है। इस रिपोर्ट को पीएमओ को सौंप दिया गया है।
जाति जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि सभी लोगों ने अपनी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखा और पीएम ने उनकी बात को ध्यान से सुना है। नीतीश ने कहा कि पीएम से मांग की गई है कि इस मामले में जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। तेजस्वी यादव ने कहा कि मंडल कमीशन के बाद ही पता चला कि देश में हजारों जातियां हैं। उन्होंने कहा कि जब जानवरों पेड़ पौधों की गिनती होती है तो इंसानों की भी होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। जब जनगणना ही नहीं होगी तो लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनेंगी। बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बीजेपी जाति जनगणना के खिलाफ कभी नहीं रही। सुशील कुमार मोदी ने सोमवार को इसे लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने अपने ट्वीट में जाति जनगणना को लेकर ऐतिहासिक घटनाक्रमों का भी जिक्र किया और तो और ये भी साफ किया कि जाति जनगणना कराने में अनेक तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, फिर भी बीजेपी सैद्धांतिक रूप से इसके समर्थन में है। उन्होंने ट्वीट में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में बीजेपी भी शामिल है। कपिल सिब्बल के यहाँ विपक्षी नेताओं के जुटने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन पर निशाना साधा। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि ये कपिल सिब्बल के जन्मदिन के लिए रात्रि भोज था और उन्होंने चर्चा की होगी कि उन्हें क्या करना है। मैं वहाँ नहीं था, इसलिए मैं आपको इसका हिसाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर हम उन लोगों के सामने अपनी पार्टी के मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिनसे हम पंजाब में लड़ रहे हैं, तो क्या इससे हमारी पार्टी मजबूत होती है। खड़गे ने कहा कि जिन लोगों को पार्टी से सब कुछ मिला है उन्हें पार्टी को खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पिछले 1 साल से हम कोविड से जूझ रहे हैं। G23 में से कितने नेता बाहर गए और अपने क्षेत्र के लोगों की मदद की। खड़गे ने कहा कि जब मैडम की यानी सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं थी तब उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए, यह अमानवीय है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी एकता को लेकर कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि संसद में हम सबको अपने साथ ले गए, सभी दलों ने सहयोग किया, इसलिए हम लोगों को कोविड और पेगासस जैसे मुद्दों को समझाने में सफल रहे। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पार्टी विपक्षी एकता के लिए आगे आएगी। खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी आगे आ रहे हैं और नेताओं से निजी तौर पर बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हम एकता बनाए रखेंगे और भविष्य के चुनाव अन्य पार्टियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।